अमेठी की लड़ाई, राहुल पर सस्पेंस हाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि आखिर अमेठी को लेकर इतना सस्पेंस क्यों है भाई। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी आखिर इतने कंफ्यूजन में क्यों है। अब बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि राहुल गांधी भाग गए, वायनाड चले गए, वायनाड से चुनाव लड़े, वायनाड में वोटिंग खत्म हुई, उसके बाद हो सकता है कि वो अमेठी से पर्चा भर दे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह है कि क्या जो पारंपरिक सीट है कांग्रेस पार्टी की, जो लंबे वक्त से गढ़ रहा गांधी परिवार का, ऐसी सीट पर भी राहुल गांधी की दावेदारी पेश करने में आज कांग्रेस पार्टी को हिचकिचाहट हो रही है। क्योंकि एक सच्चाई है कि 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने करारी शिकस्त इसी अमेठी सीट से राहुल गांधी को दे दी थी। लेकिन सवाल यह है, जो दूसरा पक्ष है, अमेठी के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता ये बार बार दबाव बना रहे हैं कि राहुल गांधी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। अभी कोई नाम बताने की स्थिति में मैं नहीं हूं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। राहुल गांधी इस पर चुप हैं। जब पीसी में पूछा जाता है तो कहते हैं पार्टी जो डिसाइड करेगी हम वो करेंगे। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस के कई नेता ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी बहुत उत्सुक नहीं है वहां से दोबारा चुनाव लड़ने को लेकर। वो चाहते हैं कि वायनाड जैसी एक सीट को वो नर्चर करें और दक्षिण भारत में इसी के जरिए अपनी जगह वो पैठ बना सके। फिर आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने पर्चा दाखिल कर दिया और धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटी है। लेकिन कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पाई है। तो क्या राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे? राहुल के नाम के कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुलकर कुछ नहीं कह रही। उधर बीजेपी कह रही है घोर कंफ्यूजन है। मैं जाने का वहाँ सवाल ही नहीं होता। वहीं के कैंडिडेट्स रहेंगे और मैं अब इस वक्त नाम बताने के पोजीशन में नहीं हूँ। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत करते हैं। एक तरफ राहुल के नाम के कयास है, दूसरी ओर अमेठी से बीजेपी की ललकार है। There is no buzz around the nation. There's buzz only in media channels. Yes, nobody is buzzing for them. If there were people buzzing for Rahul and Priyanka, we wouldn't be winning. वैसे कांग्रेस आला कमान पर राहुल गांधी को अमेठी से लड़वाने का दबाव है, ये बात यूपी कांग्रेस के नेताओं के बयान से समझ में आती है। हमें अभी भी इंतजार है और भरोसा दोनों है। हर अमेठी वाले को इस बात का भरोसा है कि राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी अमेठी से नॉमिनेशन करेंगे। जो जीत का रिकॉर्ड है सर्वाधिक जीत से जीतने का, वो अमेठी इस बार बनाएगी। कांग्रेस एक परिवार से बंधी हुई पार्टी है और उस पार्टी की ना कोई विचारधारा बची है, ना कोई उनका विजन बचा है, ना उनके पास कोई नेता बचा है। वो जो भी हैं बताए जा रहे हैं कि हाँ ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, विजन विहीन है। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, सिर्फ प्रचार करेंगी। हाँ, राहुल गांधी अमेठी के लिए कमर कस रहे हैं और अगले 24 घंटे में उनके नाम का ऐलान हो सकता है। घोषणा जल्दी हो जाएगी। अभी जो कल लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें ये चर्चा का एक बिंदु था, लेकिन इस पे विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। हमको बताया गया कि खारगे जी, अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लेकर जल्द घोषणा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। इस राज्य में अमेठी, रायबरेली, मैनपुरी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। राहुल गांधी वही लड़े, बीजेपी ही जीतेगी। नजरें अमेठी और रायबरेली पर टिकी है। वायनाड में राहुल गांधी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, तो क्या अब वो अपनी किस्मत अमेठी में भी आजमाएंगे? सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली सीट पर कांग्रेस को किसी नए उम्मीदवार को मौका देना है, तो क्या वो उम्मीदवार गांधी परिवार के बाहर का होगा? आज तक ब्यूरो। तो बीजेपी ये ललकार रही है कि राहुल गांधी लड़ेंगे की बार, लेकिन इन सब के बीच पार्टी फैसला क्यों नहीं कर पा रही है, इसको लेकर आपने बीजेपी के नेताओं के बयान सुन ही लिए हैं।
अमेठी में लेकिन दबाव है। खबर ये आ रही है कि अमेठी की जो जनता है वो ये कह रही है कि वो चाहते हैं राहुल गांधी को वहां से उम्मीदवार बनाया जाए। इसी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सवाल ये है कि पहले ये बताया गया था कि सीईसी की बैठक के बाद, जो कि दूसरे फेज की वोटिंग के अगले दिन होनी थी, इसके बाद फैसला लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। ये वही सीट है अमेठी जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सोनिया गांधी वहां से सांसद रही, राहुल गांधी वहां से सांसद रहे, लेकिन 2019 में उनकी हार के बाद इस बार एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है यहां पर उनकी उम्मीदवारी को लेकर। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान जी, प्रवक्ता बीजेपी के, सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, सुनील सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मलुक नागर साहब नेता आरएलडी के और सांसद है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रिया जी, मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हुआ है। मैं अपनी टीम से, चूंकि आपने ये बताया मुझे, मैं इसको पता कर रही हूँ कि आखिर किसने कंफ्यूजन किया, लेकिन हम लोगों का सुबह से आज यही टॉपिक तय था कि अमेठी की लड़ाई में राहुल गांधी पर जो सस्पेंस है, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि इस तरह की जानकारी जिसने भी आपको दी है वो सही की जाए, क्योंकि ये सही नहीं है। टॉपिक सबको बता के ही बुलाना चाहिए बहस में। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, आप और आपकी पार्टी इतने आतुर क्यों है राहुल गांधी को अमेठी से ही चुनाव लड़वाने में? नहीं, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो हमें कुछ बातें समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार आपने भी अपने प्रारंभिक प्रबोधन में बहुत अच्छी बात कही कि ये इनकी पारिवारिक सीट रही है। कोई भी सीट पारिवारिक सीट कैसे हो जाती है? देश के 140 करोड़ लोगों का अधिकार है सारी की सारी 543 सीटों पर लड़ने का, लेकिन कोई सीट को, बहुत सारे अंग्रेजी कमेंटेटर कहते थे पॉकेट बरो है, यहां एक ही परिवार का व्यक्ति जीतता है। महाराष्ट्र में एक पॉकेट बरो है, बारामती, वहां पानी पिला रखा है सभी लोगों को, लेकिन ये पॉकेट बरो का जो कॉन्सेप्ट है कि ये परिवार की सीट है, इस मानसिकता से बाहर आने की आवश्यकता है। और 2014 हो, 2019 हो अंजना जी, 2019 में हमने करके दिखाया है। अमेठी में कोई भी बुनियादी विकास राहुल गांधी जी हो, इतने लंबे समय तक कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली के लोग वहां पे सांसद बनते रहे, प्रतिनिधि बनते रहे, लेकिन एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं। आपने क्या किया? कल कारखाना लगाया नहीं, रोजगार का साधन दिलाया नहीं। लखनऊ से अमेठी हम कहते हैं कि मात्र 2 घंटे दूर नहीं है, 200 वर्ष दूर है। 200 वर्ष दूर करके रखा है आपने अमेठी को, और उसका कारण एकमात्र यह है कि कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट फैमिली के परिवार निरंतर वहां से सांसद चुन के आते गए। और 2019 के बाद प्रचंड बहुमत से, बिल्कुल सही कहा आपने, एक सामान्य परिवार में जन्म ली हुई महिला स्मृति ईरानी जी ने कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली के युवराज को, कांग्रेस के शहजादे को करारी शिकस्त दी। तो इससे यह उदाहरण प्रस्तुत होता है, लोकतंत्र में हमारी आस्था, लोकतंत्र में हमारी निष्ठा स्थापित होती है कि सारी की सारी 543 सीटें वहां से 140 करोड़ लोग चुनाव लड़ सकते हैं। कोई एक व्यक्ति का, कोई एक सीट, कोई एक परिवार का एक सीट निर्धारित नहीं हो सकता लोकतंत्र में अंजना जी। ठीक है, वैसे ये भी एक विरोधाभासी है। देखिए कि आज मैं हाजीपुर में मौजूद हूं और यहाँ पर एक ही परिवार का, जो पॉकेट बरो आप कह रहे थे, वो यहाँ पर भी वही मामला है, वो आपके एनडीए में साथी हैं। बारामती, जहाँ सुनेत्रा पवार लड़ रही हैं, अजीत पवार की पत्नी। ये सब देखिए, कहने को कई चीजें होती है, अटैक करना होता है ऑपोजिशन पर, लेकिन सब अपने गिरेबान में देखेंगे तो समझ में आता है। अब देखिए अमेठी पर आते हैं। संजय गांधी से लेकर यहाँ का एक पूरा इतिहास रहा सुप्रिया जी, इंदिरा जी के बेटे संजय गांधी, उसके बाद से राजीव गांधी का लड़ना, सोनिया जी का लड़ना, राहुल का लड़ना। और राहुल गांधी तो 2004 में 2 दिन पहले उन्होंने पर्चा भरा था। अब मैं चाहती हूं कि इससे पहले कि कुछ भी हम लोगों को कहे, 2009 में उन्होंने आखिरी दिन पर्चा भरा था। क्या इस बार हम माने 7 दिन पहले उन्होंने 2014 में भरा था? क्या हम माने कि इस बार भी ऐसा कोई सरप्राइज हो सकता है? लेकिन ये हेजिटेशन क्यों है उनके कैंडिडेचर को अनाउंस करने? ऐसी तमाम सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया है। उसमें से कैसरगंज है, ब्रजभूषण शरण सिंह वाली सीट। हेजिटेशन क्यों है? हेजिटेशन की बात नहीं है। राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद हैं, वो दोबारा से वायनाड के उम्मीदवार बने, वहां पर वोटिंग खत्म हो गई है। पार्टी का आला कमान, हमारे अध्यक्ष को ये ऑथराइज किया गया है। जो सीईसी है और जो स्क्रीनिंग कमेटी यूपी की है वो डिसाइड करेंगे, जो अध्यक्ष डिसाइड करेंगे उसका पालन हम सब करेंगे। अगर राहुल जी को अध्यक्ष डिसाइड करते हैं लड़ाना तो वो उसका पालन करेंगे, अन्यथा कोई और लड़ेगा। यहां पर एक बात बड़ी पते की कही गई कि कोई पॉकेट बरोज नहीं होते हैं, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। मैं इसकी शुक्रगुजार हूं कि ये बात कही गई। राहुल गांधी के अंदर ये दमखम है
कि वो विंध्याचल के ऊपर भी 3 बार 4 बार सांसद बन सकते हैं और विंध्याचल के नीचे भी जाकर इलेक्ट होकर आ सकते हैं। मैं दावे के साथ और सीना ठोक के पूछती हूं, नरेंद्र मोदी जी के अंदर यह संशय क्यों है? क्या कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की एक भी सीट से, महाराष्ट्र से मोदी जी चुनाव लड़ सकते हैं? क्या इतनी हिम्मत है मोदी जी की? एक ये सवाल मैं पूछना चाहती हूं। और सवाल एक जरूर पूछना चाहती हूं, इधर उधर रट कर आ जाने से ना अमेठी के विकास की पिक्चर बदल जाएगी, ना स्मृति ईरानी का ट्रैक रिकॉर्ड बदल जाएगा। कल इन्हीं के सांसद, दलित सांसद जो अमेठी से विधायक हैं, उन्होंने कहा हिस्ट्री शीटर्स के साथ अंदर गई हैं, हमें अंदर नहीं ले गई। ये बात इन्हीं के विधायक कह रहे हैं, ये हमारे मुंह से तो आई नहीं है। छोड़िए इन बातों को, आपकी जानकारी के लिए मैं बिल्कुल बता दूं, आपके यहां से लिखित आया था कि अमित शाह के फेक न्यूज वाले बयान पर शो है। मैंने कर्नाटका में इसीलिए स्वीकृति दी शो करने की, क्योंकि कुछ बखिया उधेड़ दी बीजेपी की जरूरी है। मैं एक चीज आज जरूर डिस्कस करना चाहती हूं और हम इस पर बिल्कुल शो करेंगे। आप इस पर कर रही है, मैं इस पर बिल्कुल शो करने को तैयार हूं। ये प्रज्वल रेवन्ना है, मैं इस समय कर्नाटका के हुबली में हूं। ये हासन से जेडीएस का सांसद है और इस बार ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी का और जेडीएस के संयुक्त उम्मीदवार हैं। 14 अप्रैल की यह तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसकी स्पीड थपथपा रहे हैं, इसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। उस समय उनको पता था कि इसके हजारों 2998 वीडियो हैं जहां पर इसने औरतों का शोषण किया है, उनके साथ बलात्कार किया है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की है। उनको पता था, अमित शाह को पता था, नड्डा जी को पता था। उसके बाद भी इस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया। और अंतिम बात कहकर अपनी बात जरूर खत्म करती हूं, यह व्यक्ति देश छोड़कर भाग जाता है जब एसआईटी का गठन होता है। अमित शाह जी अभी हफ्ते 10 दिन पहले बता रहे थे कि प्रियंका जी विदेश गई हैं। 2 दिन के लिए वो बिल्कुल अपनी बेटी से मिलने गई थी, उसका कॉलेज में फंक्शन था, बिल्कुल गई थी। उनको प्रियंका जी के आवागमन का सब पता है। ये राक्षस और दरिंदा देश छोड़कर चला जाता है, प्रधानमंत्री सब जानते बूझते हुए इसको अपना साझा उम्मीदवार बनाते हैं और अमित शाह चुप रहते हैं। यह है असलियत भारतीय जनता पार्टी की, ये असलियत है। इस पर अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी 2 वचन शब्द बोलकर दिखाए। अंजना जी मैं विषयांतर नहीं होना चाहता था, लेकिन अब चूंकि विषय आ गया है तो बोलना मेरी मजबूरी है। अंजना जी, ये लाल सिंह जी हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता उस व्यक्ति के साथ खड़े थे। प्रियंका गांधी जी इनके साथ खड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। मेवाराम जी कांग्रेस पार्टी के मंत्री, उनका वीडियो आया था। शांतिलाल धारीवाल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अंजना जी मैं पुनः बोलना चाहता हूं, हमारी माताओं और बहनों की अस्मिता और उनकी इज्जत ये वॉट अबाउटरी का विषय नहीं हो सकता है। रेवन्ना के विषय में मैं कह सकता हूं कि वो जहां कहीं भी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं सुप्रिया जी को चुनौती देता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते वो कहेंगी कि लाल सिंह जी जो उनके उम्मीदवार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या वो कहेंगी? नहीं कहेंगी, क्योंकि सुप्रिया जी वही हैं जिनके अकाउंट से गलती से ट्वीट हो जाता है कंगना रनावत के बारे में, जो मंडी से हमारी उम्मीदवार है, एक सेल्फ मेड महिला है, उनके बारे में गलती से ट्वीट हो जाता है, अकाउंट हैक हो जाता है। जिनकी मानसिकता हैक हो रखी है अंजना जी, उनके विषय में हम क्या बोले? दलित समाज से आने वाली कांग्रेस पार्टी की एमएलए इमरती देवी के बारे में क्या बोला था आपके वरिष्ठ नेता ने? आइटम गर्ल बोला था, टेंचमाल बोला था। अंजना जी हम पुनः बोलना चाहते हैं, आप इस वक्त बिहार में हैं, आप माता जानकी की भूमि में हैं, और माता जानकी की भूमि में माता बहनों की अस्मिता को वोट अबाउटरी का विषय बनाना बंद करिए। हम चाहें तो आपको राजस्थान के ऐसे अनोखे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। हर एक माता, हर एक बहन का इज्जत और अस्मिता होता है। और आपके प्रकार से राहुल गांधी जी हाथरस जरूर जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के संदेश खली नहीं जाएंगे। संदेश खली में जहां पे दलित आदिवासी महिलाओं का संस्थागत रेप हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोलिएगा। वोट अबाउटरी का विषय नहीं है अंजना जी। अंजना जी अब मैं बोल लूं? संदेश खाली पे वो आपसे पूछ रहे हैं सुप्रिया जी कि यहाँ पर तो बोल रहे हैं, वहां पर संदेश खाली पर क्यों चुप रह गए? तब ऐसी फोटो निकालकर सुप्रिया जी ने क्यों नहीं दिखाई? मैं उस पर जरूर बोलूंगी और मैं सारे मूर्धन्य पत्रकारों से भी पूछूंगी।
48 घंटे हो गए इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, इस पर शो नहीं हुआ, इस पर बहस नहीं हुई, इस दरिंदे, इस राक्षस को संरक्षण देने पे, उम्मीदवार बनाने पे, मंच साझा करने पर, प्रोत्साहन देने पे कोई ट्वीट, कोई बहस नहीं आई। लेकिन यहां पर एक बात कही गई, बीच में मत बोलिए नहीं तो मैं आपको अगली बार बोलने नहीं दूंगी। आपने अपने टर्न में बोला, अब मुझे बोलने दीजिए, शांत रहिए, बात सुनिए, बात सुननी भी जरूरी है, थोड़ा सुनना सीखिए इस देश में। मैं यहां पर एक बात बोलना चाहती हूं। आज अमित शाह ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका फेक वीडियो चल रहा है। अमित शाह की बात अगर सही है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, इस व्यक्ति ने जो अभी अभी फेक न्यूज फैलाई उसका क्या होगा? मैं आपके खिलाफ एफआईआर करूं? मेरे किसी ट्विटर अकाउंट से कुछ भी ट्वीट नहीं हुआ था, आपने भ्रमित करने वाली बात बोली। मेरे ट्विटर अकाउंट से कुछ भी ट्वीट नहीं हुआ था, आप अभी माफी मांगिए, नहीं तो आपके ऊपर मैं फेक न्यूज फैलाने का केस करूंगी। मेरे इंस्टाग्राम से जरूर हुआ था, मैंने उसका क्लैरिफिकेशन दिया, पुलिस को बताया, पुलिस ने केस आगे नहीं बढ़ाया। यह असलियत है। आपने किस हैसियत से और किस हिम्मत से झूठ बोला मेरे ट्विटर अकाउंट के बारे में, जिसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है? आपने फेक न्यूज फैलाई। असलियत यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 12-15 दिन से लगातार फेक न्यूज फैला रहे हैं। वो हमारे मैनिफेस्टो के बारे में फेक न्यूज फैला रहे हैं, वो औरतों के बारे में फेक न्यूज फैला रहे हैं, वो हमारी सारी नीतियों के बारे में फेक न्यूज फैला रहे हैं। अमित शाह तो कहते थे उनका ऐसा नेटवर्क है कि 1 घंटे में न्यूज फैला देते हैं। अमित शाह की पार्टी के जो आईटी सेल के अध्यक्ष है, जो एक्चुअली सबसे बड़ी दुनिया का प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैक्ट्री चलाते हैं, उनको ट्विटर ने, उनको फेसबुक ने तमामों बार मैनिपुलेटेड मीडिया चलाने के लिए पकड़ा है। इंडिया में जब मैनिपुलेटेड मीडिया आया, पहला उन्होंने चलाया। असलियत यह है कि आपका आर्म है लल्लन टॉप, और लल्लन टॉप ने प्रधानमंत्री के गलत बयान का फैक्ट चेक किया कि मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं कहा था कि माइनॉरिटीज का हक है। असलियत यह है कि हफ्ते भर पहले सारे भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी जी का कटा-छटा बयान चलाया, जिसमें वो दलित, आदिवासी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, उसको उड़ा दिया गया। असलियत यह है कि आपकी फेक न्यूज फैक्ट्री और प्रोपेगेंडा सेल ने लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किए उनकी रेपुटेशन को खत्म करने के लिए, लेकिन सच को जवाब इसका दे दीजिए। गुरु प्रकाश जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए। मंत्री, आपके सांसद झूठ बोलते हुए पाए जाते हैं। अंजना जी, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जवाब गुरु प्रकाश जी, फिर मलुक जी और बात की गई। एक एडिटेड, गुरु प्रकाश, अंजना जी एक एडिटेड वीडियो की बात की गई है। देखिए कांग्रेस पार्टी की कायरता देखिए। देश के माननीय गृह मंत्री जी का एक एडिटेड वीडियो चलाती है और तेलंगाना की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उसको ट्वीट करती है, और डर के कारण, कायरता के कारण उनको इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। मैं तो आभारी हूं सुप्रिया जी का कि उन्होंने इस ट्वीट का जिक्र किया, इस वीडियो का जिक्र किया। मैं तो बोलना चाहता हूं कि SC, ST, OBC कांग्रेस पार्टी के असलियत से परिचित हैं। राहुल गांधी जी के परदादा जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मैं आरक्षण का घोषित रूप से विरोधी हूं। 1961 की चिट्ठी पढ़ लीजिएगा जो उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा था। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी कहते थे कि जातिगत जनगणना होगी, मंडल कमीशन आएगा तो कास्ट वॉर हो जाएगा। आपने तो अपने OBC अध्यक्ष सीताराम केसरी जी तक को अपमानित किया। इस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा। बाबू जगजीवन राम ने कहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री दलित नहीं हो सकता है। अब सुनिए शांति से, आप कह रही थी तो आप लगातार बोल रही थी। आपने, आपकी पार्टी ने दलित को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इस पुस्तक को देख लीजिएगा। कहना पड़ा था। अंजना जी, सब लोग अपनी अपनी बारी में, अपनी बारी में आवाज नीचे कीजिए, पूरा करने दीजिए। अंजना जी, गुरु प्रकाश जी बोलिए। ठीक है गुरु प्रकाश, देखिए अंजना जी, बीच में ना बोले कोई किसी के। गुरु प्रकाश जी, अंजना जी, व्याकुलता समझ में आती है जब सच सामने रखते हैं ना, जब सच बोलते हैं तो इनको डर लगता है, इनको घबराहट होती है। मैं तो बस इतिहास गिना रहा हूं उनको। 1961 में कांग्रेस पार्टी जिनकी विचारधारा से प्रभावित होती है, जवाहरलाल नेहरू जी, वो 1961 में चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्रियों को कि आरक्षण से सेकेंड रेट सिटीजन आ रहे हैं। क्या आपके लिए दलित, OBC और आदिवासी सेकेंड रेट सिटीजन है? क्या हम लोग आपके लिए सेकेंड रेट सिटीजन है? आपके पिताजी राजीव गांधी जी ने जातिगत आधार पर मिलने वाले आरक्षण का विरोध किया था। आपने सीताराम केसरी जी को अपमानित किया था। आपने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया था। बाबू जगजीवन राम देश में प्रधानमंत्री नहीं बने, आपने यह सुनिश्चित किया था। इसीलिए मुझे लगता है कि लगातार कांग्रेस पार्टी की घोर सामंतवादी मानसिकता
घोर सामंतवादी मानसिकता जो कांग्रेस पार्टी की है, दलित विरोधी मानसिकता। मैं चुनौती देता हूं सुप्रिया जी आपको, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता आए और SC ST OBC के विषय पे बहस करे और आप मुझे बताइए कि हमारे बीजेपी या RSK से किसी ऐसे नेता ने कहा हो कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। भ्रम फैलाना बंद करिए, भ्रामक वीडियो फैलाना बंद करिए। आप लोग देश का SC ST OBC आपको पहचान चुका है। देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी थी। आपके नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या बोला था? कांग्रेस हैंडल से गृह मंत्री के फेक वीडियो को ट्वीट करने का आरोप, इस पर जवाब लेते हैं मिस्टर पासवान। एक सेकंड सुप्रिया जी, तेलंगाना कांग्रेस के हैंडल से फर्जी फेक वीडियो ट्वीट होने का आरोप को लगा रहे हैं और फिर बाद में उसे डिलीट किया गया है। सुप्रिया जी, क्या वाकई फेक वीडियोस पर उनको प्रमोट कर रही है कांग्रेस पार्टी? गंभीर आरोप। अंजना जी, सूप तो सूप, बोले छलनी जिसमें 72 छेद। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जिस पद पर पहुंचे हैं, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज के मलबे पर खड़े होकर पहुंचे हैं। असलियत यह है कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री चलाती है। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं, आज भी हमारे मैनिफेस्टो पर 15 दिन से झूठ बोल रहे हैं। असलियत यह है कि बीजेपी के नेता और सांसद पकड़े जाते हैं झूठ बोलते हुए, चाहे वो कन्हैया लाल का झूठ हो, चाहे वो राहुल गांधी के बारे में झूठ हो, चाहे उनकी आरती करने के बारे में झूठ हो, चाहे उनके सिग्नेचर का झूठ हो, बार बार पकड़े जाते हैं ये दुष्कर्मी। असलियत यह है आलू सोना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ये राहुल जी के ऊपर चेपते हैं। असलियत यह है इनके नेता राहुल जी का बयान काट छाट कर चलाते हैं। मैं आपसे पूछती हूं, एक चीज वायरल हुई, हमारे एक हैंडल ने उसको चलाया, उस हैंडल ने बिल्कुल परिपक्वता दिखाते हुए उसको हटा दिया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, और 4.5 मिनट बोले, मैं पूछना चाहती हूं आरक्षण पर आपकी बहस करने की बिल्कुल यहां पर कोई गुंजाइश है? मोहन भागवत 2015 में कहते हैं, ऑर्गेनाइजर और ऑब्जर्वर दोनों में कहते हैं, पंचजन्य में, कि भैया आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, एक अराजनीतिक दल मीटिंग होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। मनमोहन वैद्य 2017 में RSS के बीच में मत बोलिए, 2017 में मनमोहन वैद्य, इनका भी आवाज कम करिए अंजना जी, इनकी आवाज नीचे करिए। अंजना जी इनकी आवाज नीचे करिए, जैसे आपने मेरी करने की बोला था। अंजना जी इनकी आवाज नीचे करिए। अंजना जी मैं आपसे जवाब ले लूंगी। मुझे पता रहता कि आप दोनों आज इतना उत्तेजित होकर आएंगे। सबकी आवाज नीचे कीजिए। मुझे पता रहता कि इतने उत्तेजित होकर आप लोग आएंगे, तो आज मैं बाकी दोनों मेहमान को बुलाती ही नहीं। सुनील जी और मलूक जी तो तब से टक लगाए बैठे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। लेकिन ये देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कांग्रेस उम्मीदवारों से राहुल गांधी की अपील आई है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि संविधान लेकर आप पर्चा भरने के लिए जाइए, नामांकन के दौरान संविधान साथ रखें। नेता जो रैली में जा रहे हैं, मंच पर जा रहे हैं, भाषण पे जा रहे हैं, वो सब कांग्रेस के नेताओं से राहुल गांधी की अपील है कि आप रैलियों में, भाषण के दौरान भी संविधान रखें। आप दोनों से मेरी अपील है, बहुत अच्छा है, दोनों अपनी अपनी तरफ से अच्छे वक्ता है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा 3-3 लाइन में इसको समाप्त कीजिए, नहीं तो फिर बाकी दोनों की बारी आएगी नहीं। सुप्रिया जी पूरी कीजिए 2 लाइन में अपनी बात। अंजना जी, मैं तो बोल रही थी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं जब बीच में बोली, आपने कहा आवाज इनकी नीचे करो, इनकी आवाज नीचे करिए। ये बिल्कुल मेरे बीच में ना बोले, क्यों ये कूद पड़ रहा है बीच में? सच सुना नहीं जा रहा है। 2015 में मोहन भागवत ने आरक्षण खत्म करने की मांग करी। उन्होंने 2015 में कहा कि अराजनीतिक कमेटी बननी चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य ने RSS के 2017 में कहा आरक्षण का विरोध करता हूं, आरक्षण खत्म होना चाहिए। गोलवलकर ने विधान दंड में कहा आरक्षण नहीं होना चाहिए। जयदेव डोले जो लेखक है, उन्होंने कहा आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये डंके की चोट पर बता दें, अनंत कुमार हेगड़े से लेकर ज्योति मिर्धा और लल्लू सिंह ने संविधान बदलने की बात नहीं की है। क्या उन्होंने नहीं कहा कि संविधान बदलना चाहिए? क्या यह सच नहीं है कि 2 चरण के मतदान के बाद बीजेपी के पैरों के तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि संविधान बदलने के नाम पर लोग बिदक गए और ऐसे लोगों को दोबारा से लाना नहीं चाहते हैं? क्या यह सच नहीं है कि बीजेपी लगातार जातिगत जनगणना का, गिनती करने का विरोध कर रही है? हाँ या ना में जवाब दे। क्या प्रधानमंत्री इसके खिलाफ है या इसके फेवर में है? इस बात को कहने की हैसियत और हिम्मत है बीजेपी की? क्या इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब देने की हिम्मत है आपकी? इधर उधर की बात करते हैं आकर, जातिगत जनगणना पर मुंह छुपाने लगेंगे, बगले झांकने लगेंगे और हमारे लिए दुष्प्रचार फैलाते हैं। कहते हैं कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस वो कर देगी। अच्छी बात ये है जवाब दीजिए, आप मान रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है और यही देश भी जान रहा है।
अरे पर फर्जी वीडियो, अरे फर्जी वीडियो तो पोस्ट किया ही ना तेलंगाना कांग्रेस ने। सुप्रिया जी ये तो एक सच्चाई है ना, ये तो एक सच्चाई है ना सुप्रिया जी। अरे तो फर्जी वीडियो तो, अरे भैया अंजना जी मेरी बात तो सुनिए अंजना जी, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। फर्जी वीडियो गलती से पोस्ट हुआ, उनको लगा वायरल पोस्ट है, तुरंत डिलीट किया जैसे ही पता चला। इनके लोग तो फर्जी वीडियो आज तक नहीं हटाते हैं। आपके टीवी चैनल में आपके दो एंकर ने फैक्ट चेक कर दिया नरेंद्र मोदी का, उसके बाद गुरु प्रकाश जी अब जवाब दीजिए। क्या कहिएगा आप? आपके लल्लन टॉप ने फैक्ट चेक किया नरेंद्र मोदी का, क्यों झूठ बोल रहे हैं? गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। चेक कर रहा है, वो नाराज हो रहे हैं, यहाँ पर आकर आप हमसे सवाल पूछ रही हैं। ये असली बात है। लल्लन टॉप से लेकर श्वेता सिंह और सुनील चौधरी सबने फैक्ट चेक कर दिया नरेंद्र मोदी गुरु का। प्रकाश, अंजना जी ऐसे नहीं होता है, अंजना जी ऐसे नहीं होता है। नरेंद्र मोदी हो रहा है, अंजना जी देखिए शुद्ध रूप से मैंने इनको बहुत ही धैर्य के साथ, इनको सुना है। मैं इनको बहुत ही धैर्य से सुना है। मैं आशा करता हूं कि भी मुझे सुनेंगी। मैं चुनौती देता हूं आपको, आप मुझे एक भी तथ्य मोहन भागवत जी का, मनमोहन वैद्य जी का यहां पे दिखाइए जब उन्होंने कहा हो कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आप नहीं दे पाइएगा। कांग्रेस पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र दलित विरोधी है। आप कर्नाटक की बात कर रही थी, कर्नाटक में आपकी सरकार है, 3 महीने में आपने क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की? आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, रेवन्ना पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? यहां मुंह बंद हो जाएगा आपका। अंजना जी मैं शांत था, अंजना जी को शांत करिए, ऐसे नहीं होता है। मैं शुद्ध रूप से बताता हूं, आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं, राहुल गांधी जी SC ST OBC करते हैं, राहुल गांधी जी SC ST OBC करते हैं। उत्तर प्रदेश में इनके अध्यक्ष कौन है? SC ST OBC हैं क्या? बिहार में इनके अध्यक्ष कौन है? SC ST OBC हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब OBC समाज से आने वाले सीताराम केसरी का धोती खींचा जाता है, बाबू जगजीवन राम को बोलना पड़ता है कि एक दलित इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। आप दलित, OBC और आदिवासी, देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी थी। आपके नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपमानित किया और बोला राष्ट्रपति। आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बोलते हो आप। आपकी सरकार थी। अब रहा नहीं जा रहा है आपसे, व्याकुल मत होइए, अपने संस्कारों का परिचय मत दीजिए। अब व्याकुल मत होइए, अपने संस्कारों का परिचय मत दीजिए। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कितने OBC मंत्री हैं? अंजना जी ऐसे नहीं होता। अंजना जी मुझे पूरा सुनना चाहिए। अंजना जी मुझे पूरा सुनना चाहिए। अंजना जी ये लगातार बोल रही है, नरेंद्र मोदी को, और यहाँ अंजना जी ये लगातार बोल रही है। ठीक है चलिए, इन दोनों की लड़ाई चलती रहेगी ऐसे। एक बार मलुक नागर और उनको दिखाइए। अब लगा नहीं, मलुक नागर साहब और सुनील जी को दिखाइए मेरे साथ। सुनील सिंह यादव जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए? आप लोगों ने कांग्रेस के लिए वो सीट दी हुई है, लेकिन उनके नाम का अनाउंसमेंट ही नहीं हो रहा है। सुनील जी, अच्छा सवाल किया अंजना जी आपने, लेकिन मैं क्योंकि अभी दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता को और बीजेपी के प्रवक्ता को सुना तो मैं अपनी बात, दुनिया के महान दार्शनिक रहे सुकरात ने एक बात कही है कि जब शासक अपनी सफलताओं की बात ना कर दूसरों में दोष ढूंढने लगे तो समझ जाओ वो अपनी विफलताओं को छुपाने की जगह खोज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 10 सालों से हैं प्रधानमंत्री। इसी देश के किसानों ने, पिछड़े, दलित, पूरे सभी लोगों ने बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया, इतना बड़ा बहुमत दिया, लेकिन आज 10 सालों में अपनी उपलब्धि पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कहीं मंगलसूत्र कर रहे हैं, कहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं। अभी आरक्षण की बात हो रही थी, हम कह रहे हैं कि इस देश में अंजना जी आरक्षण खत्म करने की बात कोई सोते हुए सपने में तो सोच सकता है, लेकिन अब इस देश में कोई आदमी इतना ताकतवर नहीं है कि अपने घर से निकल के दरवाजे आकर किसी चौराहे पर भी कह दे देश में कि हम पिछड़े और दलित आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। यह हिम्मत किसी में नहीं बची है। इतनी ताकत देश के OBC, पिछड़े, दलित और आदिवासियों में है कि अब कोई नहीं कह सकता। हाँ, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अंतरात्मा जागती है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं मान रहे थे। आप बेहतर जानती हैं अंजना जी कि मोहन भागवत जी ने बिहार में जो बयान दिया था, फिर लालू जी ने जब उस बयान को पकड़ा तो उसके बाद मोहन भागवत जी ने सफाई दी और उन्होंने कहा कि नहीं, आरक्षण जारी रहना चाहिए जब तक जरूरत है। तो सवाल इस बात की है कि आज वो लोग आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं जो मंडल कमीशन लागू होने पर आत्महत्या कर रहे थे, सीना पीट रहे थे, सर पटक रहे थे,
करें, पिछड़ों को, दलितों को कैसे आरक्षण मिल जाएगा? हम समाजवादी लोग हैं, हम तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और जाति जनगणना के बाद सिर्फ सरकारी नौकरियों में नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर में देंगे आरक्षण, पिछड़ों को, दलितों को, सबको। ठीक है, जाति क्या? मलूक नागर साहब, मलूक नागर साहब, स्ट्रैटेजी साफ है सर, स्ट्रैटेजी साफ है। अगर उधर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आरोप लगता है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो ऐसा है जो अल्पसंख्यकों को सारे फायदे पहुंचाने के लिए है, तो इधर से आरक्षण पर घेरो। वो चाहते हैं कि धर्म के आधार पर बहुसंख्यक बीजेपी के लिए वोट करे। इधर इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी साफ दिख रही है कि कास्ट की बात करो, आरक्षण के नाम पर डराओ। पीएम अमित शाह सब सामने आके कह रहे हैं, अब डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं आरक्षण पर हम कुछ नहीं करने वाले, आरक्षण को लेकर। अब इसमें तो सवाल यही है कि जनता में अगर ये बात वाकई फैल जाती है, आरक्षण को लेकर भय फैल जाता है, जो ऐसे वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, तो मलूक जी फिर तो मुश्किल है। जी देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं अमेठी का जो सब्जेक्ट था, आधी मिनट में केवल उस पर रहना चाहूंगा कि अमेठी को कांग्रेस के लोगों को सीखना चाहिए कि जो बागपत में हमारे आरएलडी के नेता या एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मिसाल पेश की है कि जहां चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री रहे, जो परंपरागत सीट थी इनकी पीढ़ियों दर पीढ़ी की, फिर अजीत सिंह रहे, उसी तरह जैन जी नेता हैं, तो वहां इन्होंने अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। तो क्या कांग्रेस की हिम्मत है अपने ऐसे चौधरी जैन जी से सीख करके कि किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दें? दूसरी बात यह आती है कि अभी वहां टिकट डिक्लेयर में देरी क्यों हो रही है? असली बात अंजना जी वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मसला है, 370 धारा से जुड़ा हुआ मसला है। जम्मू कश्मीर में 29.4% मुस्लिम गुजर है। अमेठी में 5.5 लाख मुस्लिम गुजर में से 3.5 लाख मुस्लिम गुजर है, जो 370 हटने के बाद आजादी या जो सुविधाएं आरक्षण की उनको मिल रही हैं जम्मू कश्मीर में, उन लोगों की रिश्तेदारियां हैं। और मैं पार्लियामेंट में दबके इनके मुद्दे उठाता हूं, इसलिए मेरी पूरी स्टडी है इस विषय पे। हमारे सहारनपुर में भी और उत्तर प्रदेश में कई जगह मुस्लिम गुजर बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इनको डर है कि वो मुस्लिम गुजर अगर कांग्रेस के खिलाफ एनडीए को यानी कि बीजेपी को, स्मृति ईरानी जी को वोट दे गए तो राहुल गांधी दोबारा ना हार जाए। जहां तक आपकी बात है, आपने आरक्षण की जो बात की है, आरक्षण की बात में तो मैं डीओपीटी जो सरकार का तंत्र है, हमेशा माननीय प्रधानमंत्री मिनिस्टर रहते हैं उसके, तो हमारा 1947 से रिकॉर्ड वहां पे आता है। तो कभी 30%, कभी 35%, कभी 40%, 50% को कभी टच नहीं करा, सीटें खाली पड़ी रहती थी। हाँ, अब जाकर के 60-70% तक, 80% तक सीटें भरी हैं, पर अभी भी गुंजाइश है। जहां तक कांग्रेस की बात हो रही थी पिछड़ों के या दलितों के, चौधरी चरण सिंह जी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे, किसानों के देवता, किसानों के मसीहा थे। कांग्रेस ने उनके साथ छल करा, 40 दिन में उनको प्रधानमंत्री कुर्सी से हटवाया। स्वर्गीय राजेश पायलट किसान नेता थे, किसानों के देवता थे वो सीडब्ल्यूसी और सीईसी और राष्ट्रीय महासचिव सारे चुनावों को जीत के कांग्रेस में जीत के आते थे। कभी भी कांग्रेस ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर फुल फ्लेज नहीं बनाया, हमेशा एमओएस बनाया। राजस्थान में सचिन पायलट का चेहरा सामने रख के अध्यक्ष थे कांग्रेस का, पिछड़े समाज से थे, उनका चेहरा बुनाया, उनकी वोट ले ली उनके नाम पे पिछड़ों की, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, उनको धोखा दिया। मैं बोल रहा हूँ पिछड़ों के बारे में बोल रहा हूँ, आरक्षण के बारे में बोल रहा हूँ। अंजना जी, मलूक जी, आपने 2-3 कहानियां सुना दी, पर आप बोलना क्या चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, बोलिए। मैं बोलना ये चाह रहा हूं, कांग्रेस पिछड़ों के खिलाफ है, धोखा दे रही है, नकली घड़ियाली आंसू बहा रही है। दलितों के खिलाफ है। बाबा अंबेडकर साहब को चुनाव हरवाया कांग्रेस ने, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को उठा के। हमेशा कुमारी बहन मायावती जी को बदनाम करने की कोशिश करी, उन पे केस लगाए। कांग्रेस पिछड़ों के और दलितों के खिलाफ है। घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे, डरी हुई है, अफवाह फैलाने में मास्टर है। अंजना जी, अंजना जी, ठीक है, जवाब दीजिए सुप्रिया जी। सीधा अटैक है आपकी पार्टी पर,
बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर सबको अंजना जी सबसे पहले तो मुझे चुनाव में हराने की कोशिश और एक एक करके वो सब पर जवाब दीजिए। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मलूक नागर साहब बीएसपी छोड़ के आरएलडी में कब शामिल हो गए। अच्छा हुआ आज पता चल गया, इधर ट्रैवल थोड़ा ज्यादा रहा तो पता नहीं चल पाया। मलूक साहब क्या हो गया, क्यों नाराजगी हो गई बहन जी से? जो भी खैर, आपको आपकी आगे की अग्रिम इनिंग्स के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। शुभकामनाएं दे रही हूँ प्रभु, वो तो शुभकामनाएं तो ले लीजिए। अरे हंसकर थोड़ा प्यार से शुभकामनाएं ले लीजिए, काहे इतना जहर उगल रहे? शांत रहिए, शुभकामनाएं दे रही हूँ बहन होने के नाते। हमारी बहुत प्यारी छोटी, अरे बहन होने के नाते शुभकामनाएं दे रही हूँ, उसमें क्या आपत्ति है? थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक यू, ठीक है, थैंक यू नहीं थैंक यू बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ये रिश्ते बाद में निपटा लीजिएगा, वापस आइए डिबेट पे। हाँ ठीक है, जी 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 ठीक है। सुप्रिया जी डिबेट पे आ गई मैं। अमेठी की बात कर रहे हैं यहाँ पर लोग, अमेठी की बात करके यहाँ पर इन्होंने कास्ट कोalition पता नहीं कहाँ का क्या बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आई बहुत बातें, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। असलियत यह है कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी ने पिछले 5 साल में क्या किया, इसका भी कच्चा चिट्ठा खुलना चाहिए। स्टील प्लांट, अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। स्टील प्लांट बंद कराया, ट्रिपल आईटी बंद कराया, संजय गांधी हॉस्पिटल बंद कराया। चले जाइए अमेठी किसी चौराहे पर जाकर बैठ जाइएगा, चाय वाला आपको बताएगा कि कितनी मुश्किल से स्मृति ईरानी जी ने वो सारी चीजें बंद कराने का प्रबंध किया जो राहुल गांधी जी और गांधी परिवार के लोग लाए। क्या लाए अमेठी में? सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर लाए, एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट लाए, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लाए, फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लाए, एविएशन एकेडमी लाए, उड़ान एकेडमी लाए। असलियत है सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का अमेठी में लाए, भेल लाए, सेल लाए, रेल नीर लाए। ये क्या लाई? ये लाई झूठ का पुलंदा और सिर्फ ड्रामा करने की आदतें। स्मृति ईरानी जी से मेरा एक सवाल है, आप बिल्कुल अमेठी से सांसद हैं, आप अमेठी की उम्मीदवार हैं, अच्छी बात है। स्मृति ईरानी जी प्रज्वल रेवन्ना पर कब बोलेंगी? स्मृति ईरानी जी ब्रजभूषण सिंह पर कब बोलेंगी? स्मृति ईरानी महिला एथलीट्स के लिए कब बोलेंगी? ये भी मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि भाई एचआरडी मंत्री रही हैं, इस देश की महिला बाल विकास मंत्री रही हैं, थोड़ा बोल देना इन सब चीजों पर। आप बनकर आई हैं सांसद, तो सांसद बनकर गुरु प्रकाश जी की बारी है, उनको जवाब देने दीजिए। लोगों पर बहुत सारे प्रश्न उन्होंने उठाए, जवाब दीजिए। कब आएगा इनका बयान? गुरु प्रकाश। अंजना जी देखिए, हाँ अंजना जी, मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है और पिछले बार भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मुझे निर्विरोध थोड़ा बोलने का मौका दीजिएगा। अंजना जी, इस बात को अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा और इस बात को एक पूर्ण विराम हम देना चाहते हैं। आरक्षण हो, संविधान हो, इसको राजनीतिक हथकंडा बनाना विपक्ष बंद करे। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं कि धार्मिक आधार पे आरक्षण देकर के जब इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, इसी को कांग्रेस पार्टी चरितार्थ करती है। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में ओबीसी का रिजर्वेशन हटा दो, मुस्लिम को दे दो। कर्नाटक में ओबीसी का रिजर्वेशन हटा दो, मुस्लिम को दे दो। कम से कम बाबा साहेब अंबेडकर का लेटर ऑफ रेजिग्नेशन पढ़ लीजिएगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने नेहरू को चुनौती देते हुए कहा था, आपको मुसलमानों की चिंता है, आपको दलितों की चिंता नहीं है। और यही कारण है अंजना जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, 2011 तक जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण मिलता था। एडमिशन में, रिक्रूटमेंट में कांग्रेस पार्टी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दे दो ताकि एससी एसटी को आरक्षण ना मिले। आज किस हैसियत से हैसियत शब्द का उपयोग करते हैं कांग्रेस के लोग? इनको हैसियत शब्द से बड़ा प्रेम है। ये सामंतवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं अंजना जी, ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, पचा नहीं सकते हैं कि देश के संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठे। ये इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि आज देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री एक सामान्य परिवार में जन्म लिया है, एक अति पिछड़ी से जाति से आता है। इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिलता है, तो अब मिलता है। इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि पहली बार राष्ट्रपति ने 70 साल में पहली बार किसी दलित को राज्यसभा में नॉमिनेट किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और आज ये हमें भाषण देते हैं, ये एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं ना अंजना जी। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आपकी सरकार हिमाचल में है, कितने सेक्रेटरी ओबीसी से आते हैं, कितने मंत्री ओबीसी से आते हैं? आपकी सरकार कर्नाटका में है, कितने सेक्रेटरी ओबीसी से आते हैं? लेकिन गैर कांग्रेस शासित प्रदेशों में राहुल गांधी जाएंगे और बोलेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे। कम से कम अपने गिरबान में झांक के देखा होता कुछ दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे, ये खबर आ रही है, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने सीधा, ठीक है एक सेकंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम पर निशाना साधा है।
और कहा है, 2-3 बातें उन्होंने कही है कि पीएम मोदी देश को बर्बाद कर देंगे, सबका विकास नहीं सबका सत्यानाश किया है। पीएम पर मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा हमला। एक लाइन में अपनी बात अब पूरी कीजिए आपका गुरु प्रकाश जी, जिसके बाद मैं सुप्रिया जी से जवाब लूंगी। नहीं, देखिए मैं पुनः बोलना चाहता हूं, सिर्फ एक लाइन। कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो डीएनए दलित विरोधी है। कांग्रेस पार्टी का डीएनए दलित विरोधी है। कुछ दिनों पहले अंजना जी एक वीडियो आया था, ये बहुत सीना ठोक के कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हमने दलित समाज का अध्यक्ष बनाया है। अरे क्या अध्यक्ष बनाया है? उनको पानी पीना था, प्यास लगा था, पहले राहुल जी से पूछे, फिर सोनिया जी से पूछे, फिर बेचारे पानी पिए। तो ये सामंतवादी रोग से, सामंतवादी मानसिकता से जो लोग ग्रसित हैं वो निकल जाए। आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनेगी, पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, और चाहे जो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। असलियत यह है कि इस आदमी ने यही बैठकर मुझे राइट प्रूफ कर दिया। इसी आंसर में इसने 2 बार फेक न्यूज बोली। पहली फेक न्यूज इसने बोली कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि माइनॉरिटीज का पहला हक है। ये आपके कोलीग हैं सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप के, इन्होंने फैक्ट चेक करके बोला ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन, चिल्ड्रन एंड माइनॉरिटीज कहा था। पहला झूठ इसका पकड़ा गया। यहाँ पर फेक न्यूज की फैक्ट्री का एक छोटा सा नुमाइंदा बैठा हुआ है। दूसरा झूठ इनका पकड़ा गया, इन्होंने बीच में मत बोलिए, इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए झूठ बोला। इन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने पानी के लिए पूछा। असलियत यह है जब जब स्टेज पर वो बैठते हैं, राहुल जी पानी पहले पीने से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पूछते हैं। उन्होंने एक मीटिंग में पूछा, दोनों लोगों ने मना किया। इजाजत देता है। सभी का बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के फैसले का इंतजार, अमेठी है तैयार। आप देखते रहिए आज तक।